हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम लोग शरीर की तड़ल की, और साथ ही साथ बात करेंगे किसकी, तो रुधिर की, क्योंकि परिसंचरण तंत्र का ये सबसे बड़ा भाग है। और फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर की आगाज है। आज चैप्टर ये क्लास आपकी क्लास की ये चैप्टर की नया चैप्टर की शुरुआत आज होगी। और चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है शरीर के तड़ल एवं परिसंचरण। परिसंचरण, बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि शरीर की तड़ल और परिसंचरण। तड़ल का मतलब होता है कि फ्लूइड, मतलब लिक्विड चीज है, जो फ्लूइड है आपके बॉडी के अंदर, उस फ्लूइड की। और साथ में चर्चा करेंगे परिसंचरण। परिसंचरण मतलब बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट होती है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए, जो फ्लूइड होते हैं, तो फ्लूइड का मतलब तो कंफर्म हो गया कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, बॉडी के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड। और समझिए कि बॉडी के अंदर अगर पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो कंफर्म है कि कोई ना कोई ट्रैवलिंग एजेंसी होना चाहिए। जैसे अगर मुंबई से गोवा जाना है, तो जाने के लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का यूज करते हैं ना जी। हो सकता है कुछ लोग का मन हो कि ड्राइव करके चला जाए, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रेन से चला जाए, कुछ लोग फ्लाइट से जाए। तो जाने का सभी का अपना अपना साधन होता है ना जी। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली टू गोवा, राइट, दिल्ली टू गोवा। तो कंडीशन आपके पास अलग अलग हो सकते हैं कि फ्लाइट से चले जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है क्या कि आप ट्रेन से चले जाए, हो सकता है कि आप रोड से चले जाए, ठीक है। तो मतलब कि अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप गोवा तक जा सकते दिल्ली से। अब कंडीशन ये होती है कि यहां पर ले जाने का स्रोत अलग अलग है। जैसे बस लेके जाएगी, ट्रेन लेके जाएगी, यहाँ पे एरोप्लेन लेके जाएगी। कंडीशन तीनों का अलग अलग है। अब जरा बात कीजिए कि बॉडी के अंदर, मान लीजिए कि बॉडी का एक छोर दिल्ली है और दूसरा छोर गोवा है। अब समझिए कि पदार्थ को दिल्ली से गोवा लेकर जाएगा कौन? जैसे मान लीजिए कि आपने मुंह में खाना खाया, माउथ में भोजन अगर लेते हैं, तो यह भोजन बॉडी के सभी भागों तक जाएगा, ठीक है। ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। जब ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, मुंह से निकल के सभी बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे। तो सभी बॉडी पार्ट्स तक जाने का क्या मतलब है कि भाई कुछ ना होना चाहिए ना जो इसे लेके जाएगा। तो ले जाने के लिए जो फ्लूइड काम करता है, जो लिक्विड काम करता है, वो हमारा क्या है? वो हमारा है ब्लड। वो कौन है? ब्लड है। और कौन है? तो भाई ये है लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ है, ब्लड है, लिम्फ है। यानी कि लसिका लेके जाएगा, नहीं तो खून रुधिर लेके जाएगा। लेके कौन जाएगा? या तो लसिका लेके जाए, या तो लसिका लेके जाए, या फिर कौन लेके जाएगा? तो रुधिर लेके जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर दो ही आपकी ट्रैवल एजेंसी चलती है, और एक ट्रैवल एजेंसी को कहते हैं लसिका, और दूसरे को क्या कहते हैं? तो रुधिर कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें होता है कि जो आपका बिका हुआ बढ़िया होता है ना, अगर वो कुछ भी बेचेगा ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ उसी के दुकान पे होगी। आपको पता है कि दो चार ही आपके चर्चित नाम होते हैं आपके मार्केट में। मतलब कि पता है कि इसके दुकान पे सबसे बेहतरीन जनरल स्टोर की सामान मिलती है, और सबसे सही रेट पर और सबसे जेन्युइन सामान मिलती है। सारे बच्चे वहां पे एकदम लाइन लगा देते हैं, होता है ना जी। बुक्स स्टोर पे जाएंगे, सबसे अच्छी किताबें सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ जहां पे मिलती होगी, सबसे ज्यादा लाइन उसी पे लगती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से है, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला ट्रैवलिंग एजेंसी कौन है? तो वो एजेंसी कॉपरेट अप करता है रुधिर, क्योंकि इसकी जो जाल है ना, बहुत लंबी चौड़ी है।
इसकी जो जाल है बहुत लंबी चौड़ी है, और जिसकी जाल लंबी चौड़ी है मतलब ये लोगों को विश्वास रहता है कि ये रुधिर अगर कुछ भी पहुंचाना हो तो पूरे बॉडी के सभी भागों तक हमारा पहुंचा के आएगा। इस वजह से रुधिर को हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रमोट करते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो जरा देखिए कि इनकी जाल लंबी है, अब इनकी लंबी जाल की वजह से काम करते हैं। तो जरा बात कर लेते हैं कि इतनी लंबी जाल बनाने में इसका योगदान कौन देता है। अकेले तो लेके नहीं जा सकता है। मान लीजिए कोई कहे, कितना भी टैलेंटेड हो बंदा, एकदम मतलब सुपर फास्ट हो, कोई कहे कि पूरा का पूरा स्कूल एक ही बंदा, एक ही इंसान चला ले, एक ही क्लास में एक ही समय में आपकी 10 क्लासेज और 10 क्लास में क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले ले, तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ये इसकी चांसेस ही नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा। तो कंडीशन सेम यहाँ पे कह रहा है कि रुधिर अकेले तो लेके नहीं जा सकता है। अब ये हो सकता है कि इस ट्रैवलिंग एजेंसी के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे, कंडक्टर्स होंगे, है ना जी, आपके सीटर्स होंगे, उसके बाद आपको बैठाने वाले अलग से आपके स्टाफ्स होंगे, सिक्योरिटी स्टाफ्स होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से रुधिर के अंदर भी अलग अलग होंगे। तो जरा बात कर लेते हैं कि ट्रैवलिंग एजेंसी जो रुधिर है, रुधिर के अंदर इनके कितने स्टाफ्स हैं और कौन कौन से स्टाफ्स हैं जो इनकी पूरी कामों को यह अंजाम देते हैं। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं कि शरीर की तरल पदार्थों की, क्योंकि ये जब जानेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि मूवमेंट कैसे होगी, कैसे कोई चीज को हम ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, उसका हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसकी चेंजेस करके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस करना, ठीक है, तो ये चेंजेस करके और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, हम उसे कहीं पे भेज सकते हैं। तो जरा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर, रुधिर के अंदर अर्थात कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि हम जानना यह है कि इस एजेंसी में काम करने वाले कौन कौन है। जरा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें फ्लूइड में, अगर हम ब्लड की अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड के अंदर अगर बात करें तो ब्लड के अंदर मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। कितने भाग होंगे, दो भाग। एक भाग तो कहलाता है आपका प्लाज्मा, एक भाग क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरे भाग की बात कीजिएगा तो यह कहलाता है आपका रुधिर कणिका, रुधिर कणिका, ठीक है, रुधिर कणिका और रुधिर कणिका और प्लाज्मा। अब देखिए इसमें प्लाज्मा जो होगा इनका ज्यादा बड़ा रोल होगा, क्योंकि इसी के अंदर लिक्विफाइड है, इसी के अंदर जल की मात्रा 90% है, यही जो मेन पार्ट है यह जल का स्रोत है, यही पूरे ब्लड को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में अर्थात कि द्रव की अवस्था में रखता है। इसी के अंदर चिपचिपा पदार्थ है जो अन्य कार्यों के लिए मदद करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। मतलब क्या, ओवरऑल देखा जाए तो यह प्लाज्मा बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है, ठीक है। अर्थात कि ब्लड के अंदर अगर कोई भी काम होगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, यह चिपचिपा पदार्थ अर्थात कि प्लाज्मा उपयोगी होता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा रुधिर कणिका की, तो रुधिर कणिका तो एक अपने आप में अलग पार्ट बन जाता है, क्योंकि रुधिर कणिका के अंदर भी 3 को स्टाफ और काम करता है। एक तो काम करता है आरबीसी, एक तो काम करता है डब्ल्यूबीसी, और एक काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। क्या काम करता है, चलिए जरा बात कर लेते थे। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो देखिए जरा सा ध्यान से कि बात करते हैं हम आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। तो इनके पास कितने स्टाफ हो गए, ये पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, तो 3 स्टाफ इसके अंदर हो गए। ब्लड के अंदर कुल कितने स्टाफ, एक आपका क्या, ये प्लाज्मा वाला, और बी वाला कौन, रुधिर कणिका वाला, तो 2 स्टाफ तो इसके हो गए। और इस 2 स्टाफ के नीचे भी 3 स्टाफ और आ गए, एक आरबीसी वाला, एक डब्ल्यूबीसी वाला, एक प्लेटलेट्स वाला, ठीक है। अब बात जरा हम करें, देखिए अगर आगे बात करें हम लोग तो बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की।
पहले आरबीसी की बात करते हैं पहले। अब देखिए आरबीसी की बात कीजिएगा तो हमारे बॉडी के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण अगर फ्लूइड कोई है तो वह फ्लूइड कौन है, तो वो है आरबीसी। वो फ्लूइड कौन सा है, आरबीसी है। क्योंकि आरबीसी के बिना आपके बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसकी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे हम लोग कि आरबीसी के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, राइट। रेड ब्लड सेल मतलब हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल रक्त कणिका की बात कहिएगा तो इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म स्थान मतलब इसका घर जो जहां पे जन्म हुआ इनका, वह घर कहां पे है, तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसका क्या है, इसका नेटिव प्लेस है, मतलब जन्मस्थली जिसे कहते हैं ना, जन्मस्थली कहां पे है, अस्थि मज्जा। अब कोई भी चीजें जन्म लिया है तो मरेगा फिक्स है। जो चीजें जन्म ले लिया है एक बार अगर धरती पे आ गया तो हर चीज नश्वर है, मतलब खत्म होना फिक्स है। तो बताइए आरबीसी जन्म लिया है तो ये मरेगा नहीं जी, तो बिल्कुल मरेगा। ये बेचारे आरबीसी जन्म लिए और इनकी जो आयु होगी वो 90 से लेकर 120 दिन तक ये जिंदा रहेंगे। अब बताइए मानव में ही सबका आयु एक समान रहता है क्या? कोई 60 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 102 साल जी जाता है भाई, कोई 110 साल भी जी जाता है। तो वह डिपेंड करता है कि वह कैसा है प्रॉपरली, वह इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि मानव कितने दिनों तक जिंदा रहेगा या कोई भी जीव कितना दिनों तक जिंदा रहेगा। ये डिपेंड करता है कि वह अपने आप को कितना ज्यादा एडेप्ट कर पाता है। अगर ज्यादा अपने आप को एडेप्ट कर पाएगा, ज्यादा अपने आप को संतुलित कर पाएगा, तो वो क्या कर पाएगा, तब वो रहेगा। अदरवाइज अगर संतुलित नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मतलब मर जाएगा। तो कंडीशन सेम है कि अस्थि मज्जा में जन्म लेता है और इसकी आयु 90 से लेकर 120 दिनों तक रहती है। अब 90 से 120 दिनों का मतलब कितना हो गया भाई, कि यह 90 से 120 दिन, मान लीजिए कि कोई आपका आरबीसी है और वह 120 दिनों तक जी गया, तो भाई अब तो मरेगा। मरने के बाद क्या करते हैं आप, मरने के बाद उनको दफनाते हैं। तो दफनाने का मतलब है कि लाल रक्त कणिका भी यहाँ पे दफन होगा। तो दफन होके कहाँ जाएगा, तो जिस भाग में दफन होता है उस भाग को हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं उसे, आरबीसी का कब्रिस्तान। अब बताओ जरा कब्रिस्तान में क्या होता है, तो कब्रिस्तान में जो मरे होते हैं उनके मुर्दे को, मरे हुए अवशेष को हम लोग, तो देखिए अब मान लीजिए कि कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में क्या होगा भाई, तो मरे हुए जो मर जाते हैं उनके मुर्दे को दफनाया जाता है। तो अब देखिए कब्रिस्तान जो है ये लाल रक्त कणिका का भी कब्रिस्तान आपके बॉडी के अंदर ही है, बॉडी में जन्म लिया है और मरेगा भी अंदर ही। तो ये जो कब्रिस्तान जो है ना, इसका क्षेत्र वो कौन सा जगह है, तो आपके बॉडी के अंदर स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं आपका क्या क्या कहते हैं उसे, प्लीहा है ना जी, प्लीहा कहते हैं। यह प्लीहा क्या है, यह आरबीसी का कब्रिस्तान है। क्लियर है आप लोग को। तो यह कब्रिस्तान आरबीसी का बना कब, तो यह 90 से 120 दिनों तक जिंदा रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। अब एक और बात समझ में नहीं आती है कि एग्जाम में या फिर आप कभी कभी किसी के ब्लड रिपोर्ट्स देखते होंगे तो डॉक्टर देख के बताता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। तो शरीर में खून की कमी का मतलब क्या होता है, तो शरीर में जब खून की कमी की बात की जाए तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के कमी की बात होती है, हीमोग्लोबिन की कमी की बात होती है। और जब जब हीमोग्लोबिन की कमी की बात होगी, जब जब HB निगेटिव की बात होगी कमी की, तो समझिए कि वह मामला किसको इंडिकेट करता है, तो वह मामला आरबीसी को इंडिकेट करता है। और आरबीसी की संख्या में कमी जब होगी तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, आपके शरीर में खून की कमी है।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि शरीर में जब इसकी कमी हो जाएगी तब हम कहेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई, लेकिन इसका भी तो कोई मापक होगा कि कितना तक रहेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल बिल्कुल सही है। तो कंडीशन कब होगा? जब बॉडी के अंदर 5 करोड़ से लेकर लगभग साढ़े 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में रहे। ठीक है, 5 करोड़ से लेकर मतलब 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में रहे। ठीक है, तो यह कंडीशन, यह संख्या जो है लगभग लगभग सामान्य मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सामान्य। अर्थात कि सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर लगभग 45 यानी कि 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक आरबीसी की संख्या हो सकती है। क्लियर है आप लोग को? इनकी आयु कितना? 90 से 120 दिनों तक हो सकती है। ठीक है, जन्म कहां पर? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहां पे? तो इसकी कब्रिस्तान पलिहा में बनेगी। ठीक है, आरबीसी क्यों महत्वपूर्ण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे आपका आयरन की मात्रा होती है। और आयरन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही आयरन क्या करती है कि जो इतने भी आपके ऑक्सीजन आते हैं उनके साथ अस्थायी बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि आरबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में कौन कौन से पार्ट। क्लियर है आप लोग को? अब जरा बात कर लेते हैं आरबीसी की कहानी। अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ी सी कहानी पे चर्चा करेंगे हम। किसकी? तो डब्ल्यूबीसी की चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी समझिए कि जिस तरह से आरबीसी आपके लिए फायदेमंद होती है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने में और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करती है, तो उससे थोड़ा सा भी कम आपका डब्ल्यूबीसी नहीं है। तो भाई डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मतलब इससे हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। अगर बात करें हम श्वेत रक्त कणिका की, तो श्वेत रक्त कणिका में क्या क्या आ जाएगा भाई? तो श्वेत रक्त कणिका के अंदर आपको मुख्य रूप से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। क्लियर है? पहला नंबर केस कि रोगों से लड़ने की क्षमता कौन बढ़ाएगा? तो डब्ल्यूबीसी बढ़ाएगा। पहला नंबर केस। डब्ल्यूबीसी के साथ आपकी अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या आपके बॉडी के अंदर लगभग कितनी होनी चाहिए? तो कह सकते हैं 8000 से 9000 के बीच सामान्य मनुष्य में इनकी संख्या हो सकती है। सामान्य मनुष्य में कितना होगी? 8000 से 9000 के बीच में हो सकती है। अभी 8000 से 9000 की संख्या डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी इसमें अकेले नहीं रहता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं जिनके अंदर कण पाए जाते हैं और एक होते हैं जिनमें अंदर कण नहीं पाए जाते। तो देखिए इसके कौन कौन पार्ट है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट। इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, राइट। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका डब्ल्यूबीसी एक कंडीशन जिसमें क्या हो कि जिसमें इनके कण पाए जाते हो, जिसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। और जिनके अंदर छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं उसे एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो इसके अंदर दो ही पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं मोनोसाइट, एक क्या पाए जाते हैं? मोनोसाइट। ठीक है, और एक और क्या मिलेंगे इसके अंदर? मोनोसाइट और एक मिलते हैं और इसके अंदर लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट।
ठीक है। और इसके अंदर मुख्य रूप से 3 मिलेंगे, जैसे इस्नोफिल, इस्नोफिल, उसके बाद क्या न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक होता है बेसोफिल, बेसोफिल। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं किसमें, तो ये पाए जाते हैं आपका किसके अंतर्गत, तो श्वेत रक्त कणिका के अंदर। यह श्वेत रक्त कणिका क्या करती है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। संख्या 8000 से 9000 सामान्य मनुष्य में। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है, एक जिसमें कण पाए जाते हैं और दूसरा जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। तो जिसमें कण नहीं पाए जाते उसमें 2, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट, और दूसरा आपका ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 को, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। आप देखते होंगे सभी की मात्रा अलग अलग है। जैसे मान लीजिए स्नोफिल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो सर्दी ज्यादा होगी आपको, क्योंकि कण ज्यादा बढ़ जाएंगे तो शरीर से बाहर निकलेगा ना जी, तो इस कंडीशन में हो जाएगा। बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा घट जाए तो फीवर तुरंत हो जाएगा, तुरंत आपके बाहर के वातावरण से प्रभावित हो जाएंगे। तो अलग अलग रूप में आपकी प्रभावित करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच जाता है आपका प्लेटलेट्स, जिससे हम कहते हैं पट्टिकानु। तो पट्टिकानु वास्तव में क्या है कि यह पट्टी करने वाला अणु है। पट्टिकानु का मतलब पट्टी करने वाला अणु। पट्टी करने का मतलब क्या है कि जहां पे कट जाए, फट जाए, तो उस कंडीशन में एक पतली जाल की तरह पट्टी बनाएगा जिनसे आपकी ब्लीडिंग रुक जाए, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि शरीर की तरल पदार्थ और परिसंचरण में हमें क्या जानना है। हमने आज बेसिकली ब्लड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी। अगले क्लास में हम इस चैप्टर की आगाज करेंगे आगे और देखते हैं आगे के टॉपिकों को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।